साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं देवेंद्र दास आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नई क्राइम की कहानी लेके, और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफ़र। लाइक करिए, शेयर करिए और प्रत्येक दिन देखना ना भूलिए देवेंद्र फिजियो सफ़र। दोस्तों, 10 सितंबर 2023 ये उसी दिन था जिस दिन G20 का दिल्ली में लास्ट दिन था। मतलब वो आखिरी दिन था G20 के अधिवेशन का। उसी दिन के बाद है, सुबह के करीब लगभग 7 बजे एक पुलिस स्टेशन में फ़ोन जाता है, और एक घटना थी दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर दूर। रायपुर, देहरादून की एक पुलिस स्टेशन होती है रायपुर, वहाँ एक कॉल जाती है कि जो रास्ता है, जो पहाड़ियों की तरफ रास्ता जाता है, उस रास्ते पे एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है और चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। पुलिस भागे भागे वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पे एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, मृत अवस्था में पड़ी हुई है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है उसके साथ किसी हथियार से वार किया गया हो और किसी केमिकल के द्वारा उसकी शक्ल को बिगाड़ने की कोशिश भी की गई हो। फिर क्या था, पुलिस उस डेड बॉडी को अपने हवाले करती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसका पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेजती है, लेकिन अब पुलिस के सामने दो परेशानी खड़ी हैं। एक तो कि ये जो डेड बॉडी है वो किसकी है, और दूसरा इसका कातिल कौन हो सकता है। इसके साथ ही एक चीज़ का और संशय था, जो डेड बॉडी थी वो भारतीय महिला या लेडी या लड़की किसी एंगल से नज़र नहीं आ रही थी। मामला एक फॉरेनर की हत्या का भी जा रहा था, तो पुलिस को कहीं न कहीं जल्दी से जल्दी उस डेड बॉडी का पता करना था, उस कातिल का पता करना था, तो पुलिस काम में लग जाती है। फिर क्या था, क्योंकि वो रास्ता एक ही जाता है, मतलब एक रास्ता ऐसा था जो जंगल की और पहाड़ी के थ्रू जाता है, तो पुलिस उस रास्ते पे आने जाने वाले सारे वाहनों की पड़ताल करने की कोशिश करती है। जब आसपास के कम से कम 10-15 CCTV खंगाले जाते हैं, तो उनसे ये पता करते हैं कि जो शाम के 10 बजे से और सुबह 5 बजे तक, मतलब 9 की रात शाम के 10 बजे और 10 की सुबह 5 बजे तक कितनी गाड़ियाँ उस रास्ते पे गई हैं। तो जब CCTV फुटेज में गिनती करी जाती है तो पता लगता है 240, लगभग 240 गाड़ियाँ उस रास्ते से गई हैं और वापस आई हैं, गई हैं और वापस आई हैं। तो फिर क्या था, अब 240 जो गाड़ियों में तो कुछ हो नहीं सकता था। फिर क्या था, पुलिस उनमें से कुछ गाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट करती है, जो जिन्होंने वहाँ तो उस रास्ते पे टाइम ज़्यादा बिताया रात में, या जिनकी स्पीड कम थी, उन जब वो सब शॉर्ट लिस्ट पुलिस करती है, तो उसमें से ऐसी 18 गाड़ियाँ पाई जाती हैं जो सस्पेक्टेड थी कि इनके द्वारा घटना को, इन गाड़ियों के द्वारा पहाड़ी पे या उस रास्ते पे घटना को अंजाम दिया गया है। फिर क्या था, एक तो एक टीम काम कर रही थी, दूसरी टीम जो उस लड़की ने कपड़े पहन रखे थे, वो कपड़े ऐसे लग रहे थे कहीं ना कहीं वो कपड़े नए थे, एक आध बार ही पहने गए थे। तो पुलिस
उन कपड़ों की तलाश करती है कि वो आखिर कपड़े कौन से शोरूम के हो सकते हैं। तो उस पे शोरूम, उस जो कपड़े उसने पहन रखे थे उस पे जोडियो ब्रांड का टैग लगा हुआ था। जोडियो ब्रांड देहरादून में शायद 2 ही मतलब शोरूम है। तो पुलिस उस शोरूम के पास जाती है और उस कलर के कपड़े कब बिक्री हुए इस सब चीज़ों को खंगालती है। जब खंगालती है तो पता लगता है कि हाँ, एक कपड़े उसी शोरूम के हैं, एक लड़की लेने आई थी, उसके साथ में लड़का भी था। जब दूसरे कैमरे से देखते तो पता लगता है कि एक गाड़ी जो SUV है उसमें एक व्यक्ति एक लड़की को लेके आता है। वो कपड़े वो लड़की का जो हुलिया था वो डेड बॉडी के हुलिये से मिलता है। तो पुलिस क्या करती है कि अब देखती है कि वो लड़की कौन सी गाड़ी में बैठी। तो पता लगता है कि उस SUV गाड़ी में वो लड़की शॉपिंग करने के बाद में एक लड़के के साथ बैठी और वो गाड़ी SUV थी और उस पर आर्मी लिखा हुआ था। अब कुछ रास्ते सुराग के खुल रहे थे, कुछ रास्ते तक पुलिस पहुंच रही थी कि कहीं न कहीं इस गाड़ी के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। यह इस जो गाड़ी का ओनर है इसके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। फिर क्या था, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से उस व्यक्ति का नाम पता किया जाता है। तो नाम पता लगता है रामेंद्र उपाध्याय, जो और उसी के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर से उसका फ़ोन नंबर भी पुलिस को मिल जाता है। लेकिन और इसी बीच ये भी पता लगता है कि रामेंद्र उपाध्याय एक नॉर्मल इंसान नहीं, एक वो लेफ्टिनेंट कर्नल है और अगर हम उसे ऐसे पूछताछ करेंगे तो ये एक आर्मी अफसर के लिए अच्छा नहीं है। तो सीनियर अफसर कहते हैं कि अभी पूछताछ करना ठीक नहीं, थोड़े और सुराग खंगालिए। तो पुलिस क्या करती है, रामेंद्र उपाध्याय के दूसरे नंबर एक और नंबर की तलाश करती है और उसकी CDR निकलवाती है 9 तारीख की, और ये भी पता करती है कि उसकी 9 तारीख को लोकेशन कहाँ ट्रेस होती है। तो लोकेशन भी वहीं ट्रेस हो रही थी जहाँ पे लड़की की हत्या हुई थी, और वो सब चीज़ें कहीं न कहीं मैच कर रही थी। और ये भी मैच कर रहा था कि रामेंद्र उपाध्याय ही जूडियो के जो शोरूम है कपड़े का, वहाँ पे जब कपड़े लेने आया था तो वहाँ की भी लोकेशन मैच कर रही थी। फिर क्या था, पुलिस रामेंद्र उपाध्याय के घर पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे कुछ आपकी कार की तलाशी लेनी है। ये जो रामेंद्र उपाध्याय था ये ओवर कॉन्फिडेंट था, कुछ कार में ब्लड के दाग लगे हुए थे। तो पुलिस वो उस चीज़ को सबूत के तौर पे इकट्ठा करती है। फिर इससे जो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है इससे पूछताछ करती है और 1 घंटे तक पूछताछ करती है। और फिर जब उसे लगता है कि वो कहीं न कहीं अब फंस चुका है तो वो उस चीज़ को स्वीकार कर लेता है और पुलिस उसे 302 के केस में गिरफ्तार कर लेती है। फिर क्या था, गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ होती है उस लड़की के साथ उसका संबंध क्या है, तो वो बताता है कि जनवरी 2020 में रामेंद्र उपाध्याय की पोस्टिंग सिलीगुड़ी में थी। सिलीगुड़ी, चूँकि इसकी जो पत्नी है, इसका जो बच्चा यूपी के रहने वाले, तो वो लोग यहीं रहते थे। रामेंद्र उपाध्याय वहाँ अकेला रहता था, जॉब करता था। फिर एक दिन एक डांस बार में उसकी एक नेपाली लड़की से मुलाकात हो जाती है जिसका नाम श्रेया शर्मा होता है। वास्तविक में उसका नाम सुमित्रा होता है, जिसकी उम्र 25 वर्ष होती है। वो लड़की नेपाल से भारत इसलिए आई थी, जॉब की तलाश में आई थी, और जॉब की तलाश करते करते वो डांस बार में जॉब करने लगती है। और उसी डांस बार में कर्नल साहब
पहुंच जाते हैं और पसंद करते हैं, बातचीत बढ़ाते हैं, दोस्ती शुरू हो जाती है। दोस्ती के साथ साथ आपस में संबंध भी बनना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ समय बाद सुमेंद्र का जो स्थानांतरण है वो रामेंद्र का जो स्थानांतरण है वो देहरादून की क्लेम टाउन में स्थानांतरण हो जाता है। अब क्या था, क्लेम टाउन में जो रामेंद्र हैं ये अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहने लगे और चूँकि दिल लगा बैठे थे श्रेया शर्मा से, तो उसे भी वो बुला लेते हैं और थोड़ी दूर पे एक रूम दिला देते हैं। अब क्या था कि जाहिर सी बात है, दो दो जगह मैनेज करना तो दिक्कत वाली बात थी, तो पत्नी को भी कहीं न कहीं अपने पति पे शक होने लगता है। तो धीरे धीरे वो बातचीत बढ़ती है। एक दिन क्या होता है, रामेंद्र अधिकारी की जो पत्नी होती है, रामेंद्र उपाध्याय की जो पत्नी होती है, वो इसके रूम पे पहुंच जाती है। फिर बातचीत होती है, बहस होती है। इसी बीच पत्नी को भी बुरा लग रहा था और जो प्रेमिका है उसे भी खराब लग रहा था। वो कहीं न कहीं शादी के लिए कर्नल पे दबाव बनाने लगती है। फिर क्या था, कर्नल साहब परेशान हो जाते हैं। 9 की रात कर्नल साहब फोन करते हैं श्रेया को और कहते हैं कि ऐसा है, घूमने चलते हैं। फिर कर्नल साहब बार में जाते हैं, अपने आप को थोड़ा नशा कम करते हैं और श्रेया को बहुत ज़्यादा कराते हैं। प्लानिंग पूरी थी। और फिर क्या था, और कहते हैं कि लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हैं और वो रायपुर के थाने के पहाड़ियों के रास्ते उसको लेके चल देते हैं रात के 10 बजे के बाद। फिर क्या था, चूँकि वो जो श्रेया होती है वो नशे में टल्ली होती है, तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ अभी संबंध बनाने हैं। वो संबंध बनाने की बात तो एक बहाना थी। दरअसल जो रामेंद्र उपाध्याय है उसे उसी रात कहीं न कहीं श्रेया को रास्ते से हटाना था और सुखमय जीवन यापन करना चाहता था। फिर क्या था, बहस होने लगती है और पीछे से वो कार में ही हथौड़ा निकालता है, श्रेया के सिर पे वार करता है। श्रेया कहीं न कहीं बेहोश हो जाती है और 2-3 बार वार करता है। श्रेया की लगता है मौत हो चुकी है। फिर वो कार से उतारता है, सड़क किनारे छोड़ देता है और टॉयलेट क्लीनर उसके मुंह पे इसलिए डालता है कि कहीं न कहीं उसकी शक्ल बिगड़ जाए, पहचान में ना आए, और पहचान में अगर नहीं आएगी तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। प्लानिंग तो साथी तरीके से की गई थी, लेकिन आजकल के ज़माने में कातिल ना मिले और अगर कोई हत्या कर दे वो सांप बच जाए, ये तो नामुमकिन है। और इसी सोच में कर्नल साहब ओवर कॉन्फिडेंस में थे और कार में भी साफ सफाई अच्छे से नहीं की थी और वो डेड बॉडी को छोड़ के उसके ऊपर टॉयलेट क्लीनर डाल के कार लेके धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। और पुलिस को लंबा बढ़िया सुराग तभी पता लग गया था जब अक्सर लोग जाते हैं वापस आ जाते हैं। ये कार जो एसयूवी थी कर्नल साहब की, ये कहीं न कहीं 40-45 मिनट समय बिता के आई थी। मतलब सबसे ज़्यादा जो समय बिताया वो इनकी एसयूवी ने बिताया, तो सब पुलिस को इसलिए इन पे ज़्यादा गया था। अब क्या था, उसकी हत्या हो जाती है, टॉयलेट क्लीनर से उसका शक्ल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। फिर आराम से आके घर आके सो जाते हैं। इतनी शातिर तरीके से घटना को अंजाम दिया था कि शायद पुलिस को कातिल ढूंढना मुश्किल हो जाता। लेकिन अच्छा ये हुआ कि उस दिन बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से उसकी जो टॉयलेट क्लीनर उसके मुंह पे डाल रखा था उससे उसकी शक्ल बिगड़ नहीं पाई थी और उसके फेस की
कुछ हद तक पहचान हो रही थी कि ये लड़की भारत की नहीं है। इसी वजह से पुलिस सख्ती से पता लगाती और कर्नल साहब को गिरफ्तार, मतलब तमाम उनके जो षड्यंत्र रचे थे उन्हें तोड़ती हुई उन्हें पकड़ लेती है और गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। फिर चूंकि मामला आर्मी का था तो एसएसपी साहब जो देहरादून के होते हैं वो जो आर्मी के सीनियर अफसर होते हैं उनसे भी संपर्क बनाती है। आर्मी के सीनियर अफसर का कहना है कि जैसे ही आरोप सिद्ध होंगे पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी और वैसे ही आर्मी भी अपना कार्यवाही कर्नल साहब के ऊपर शुरू करेगी। दोस्तों, क्या ऐसे प्यार में पागल होना कर्नल साहब के लिए सही था? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दूसरा, क्या कर्नल साहब को ये सब करने की ज़रूरत थी? अगर नहीं थी तो फिर ऐसा क्यों किया? आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें देवेंद्र फिजियो सफ़र। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। एक चीज़ और, आप लोग 2-3 दिन से सोच रहे होंगे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही। भैया मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी मुझे खड़ा नहीं हो पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, लेकिन आज कुछ ठीक है। आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है, तो शुरुआत करिए। आप लोगों से निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। शुभ रात्रि, नमस्कार और आप देखते रहिए देवेंद्र फिजियो सफ़र। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।